Hello everyone, this is Unit 3, Principal Care and Procedure and Application of the Basic Instruments, Part 1 of DMLT first year. Firstly, centrifuge, water bath, hot air oven, incubator, कैलोरीमीटर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप. सबसे पहले हम सेंट्रीफ्यूज के बारे में स्टडी करेंगे. A centrifuge is an essential instrument that is used for the quick separation of different particles of a solution. Centrifuge machine जो है एक इंस्ट्रूमेंट है that is used for the quick separation of different particle of a solution or liquid by using centrifugal force. सेंट्रीफ्यूज मशीन से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाकर किसी लिक्विड या सॉल्यूशन में से उसके जो भी पार्टिकल उसमें है उनको सेपरेट किया जाता है. किसी भी लिक्विड में जो भी वो पार्टिकल्स जिससे वो बना है उनको सेपरेट किया जाता है. राइट. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज जनरेटेड व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोटेट अराउंड अ सिंगल पॉइंट. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब जनरेट होता है? जब व्हेन एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, रोटेट किया जाता है एक सिंगल पॉइंट के अराउंड. द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज हायर देन ग्रेविटी. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा पावरफुल है. एंड अलाउ पार्टिकल इन अ सॉल्यूशन टू सेटल डाउन. और जो भी सॉल्यूशन या लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स हैं जो भी सस्पेंड हो रहे हैं, तैर रहे हैं उसमें, उनको अलाउ करता है सेटल डाउन होने के लिए एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर. राइट. देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल machines are available for the different purpose used in various type of laboratory. various type of laboratory में different purpose के लिए जो भी centrifugal machines कई टाइप की रेंज की अवेलेबल होती हैं. फॉर एग्जाम्पल टेबल टॉप सेंट्रीफ्यूग मशीन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग and hematocrit centrifuge and standing centrifuge machine. In the laboratory, centrifuges are generally used in the separation of solid component. लिक्विड में जो सॉलिड पार्ट है उनको सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है. जैसे सेल्स को अलग करना है, बैक्टीरिया को, कास्ट पैरासाइट्स को अलग करना है. फ्रॉम डिफरेंट बायोलॉजिकल लिक्विड सैंपल सच एज ब्लड सेल्स फ्रॉम होल ब्लड, पूरे ब्लड में से ब्लड सेल्स को अलग करना है. यूरिन सेडिमेंट्स फ्रॉम यूरिन सैंपल, यूरिन के सैंपल में से यूरिन सेडिमेंट्स को अलग करना है. सेडिमेंट मतलब जो भी चीज सेपरेट होकर बॉटम पर सेटल डाउन हो जाती है उसे सेडिमेंट बोलते हैं. ठीक है. तो यूरिन सैंपल में से यूरिन को और ब्लड सैंपल में से ब्लड सेल्स को सेपरेट करना है. द सस्पेंडेड पार्टिकल्स आर डिस्पोजिटेड इन ऑर्डर टू देयर डेंसिटी और वेट. सस्पेंडेड पार्टिकल मतलब जो तैरते हुए पार्टिकल हैं वो डिपोजिट हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं अपने अपने वेट के अकॉर्डिंग. अगर वेट ज्यादा है उनका तो वो जल्दी सेटल डाउन हो जाएंगे. वेट या डेंसिटी ज्यादा है तो जल्दी सेटल डाउन होंगे, नहीं तो वो थोड़ा सा लेट सेटल डाउन होंगे. वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? ये आपकी सेंट्रीफ्यूगल मशीन है. वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका अभी बताते हैं आपको. The basic working principle is the same for all types of centrifuges. जो basic working principle है वो सभी टाइप की सेंट्रीफ्यूग मशीन के लिए सेम है. when a body is rotate, जब भी किसी चीज को रोटेट किया जाता है इन सर्कुलर मोशन में इनको जब रोटेट किया जाता है एट ए कांस्टेंट स्पीड पर फॉर अ कांस्टेंट टाइम, किसी कांस्टेंट टाइम में कांस्टेंट स्पीड पर अगर किसी भी चीज को रोटेट किया जाता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज जनरेटेड. एक फोर्स जनरेट होता है, उसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट पुश द बॉडी अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर मूवमेंट. जो बॉडी को सेंटर से पुश करके सर्कुलर मोशन में लाता है. एज ए रिजल्ट हैवी एलिमेंट जो होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम पे, ट्यूब के बॉटम पे, फॉलोड बाय लाइटर पार्टिकल. मतलब जो पहले हैवी होते हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, लाइट पार्टिकल बाद में. द स्पीड ऑफ रोटेशन इज डिफाइंड एज अ रिवोल्यूशन ऑफ रोटर पर मिनट. आरपीएम का मतलब रोटेशन पर मिनट. एक मिनट में कितने रोटेशन रखने हैं वो आप कमांड देंगे मशीन को. ठीक है. द इफेक्टिवनेस ऑफ सेडिमेंटेशन डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ द सेंट्रीफ्यूग. जो भी सेडिमेंटेशन का इफेक्ट है, मतलब कितनी जल्दी कोई चीज सेडिमेंट होती है, सेटल डाउन होती है, कितनी जल्दी नहीं होती, तो वो डिपेंड करता है सेंट्रीफ्यूग मशीन के रेडियस पर. डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल शाफ्ट एंड टिप ऑफ द सेंट्रीफ्यूग ट्यूब. The relative centrifugal force RCF or relative centrifugal force is defined as the amount of force applied, कि कितना फोर्स अप्लाई किया है when using a centrifuge machine. जब किसी मशीन को यूज किया है तो उस पर कितना फोर्स लगाया आपने. द मेजर इन यूनिट, इसको किस यूनिट में आपने मेजर करना है? ग्रेविटी. It is calculated from non-RPM, rotation per minute, and the radius are as shown in the formula RCF gram is equal to
1.118 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ मल्टीप्लाई आर रेडियस। ठीक है, तो आरसीएफ इज द टूल। आरसीएफ मतलब रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द टूल। ये एक ऐसा टूल है दैट अलाउ रोटर्स, रोटर मतलब कि कितनी बार ये घूमता है उसे अलाउ करता है, विद डिफरेंट स्पेसिफिकेशन। अब हर एक मशीन का अलग अलग स्पेसिफिकेशन होता है, कोई कितनी बार रोटेट करती है पर मिनट के हिसाब से, वो अलग अलग मशीन्स करती है। ठीक है, डिफरेंट स्पेसिफिकेशन टू बी कंपेयर्ड व्हेन इक्विवेलेंट सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट्स आर रिक्वायर्ड, राइट। नाउ बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेंट्रीफ्यूग, ऑन एंड ऑफ कंट्रोल होता है उसमें, ऑपरेशन टाइम कंट्रोलर, टाइमर, रोटेशन स्पीड कंट्रोलर की स्पीड को कंट्रोल करना है, रोटेशन कंट्रोल करना है, टेम्परेचर कंट्रोल करना है, रेफ्रिजरेटर सेंट्रीफ्यूग मतलब ठंडा रखना है, गर्म रखना है। ठीक है, बेस, लिड, ढक्कन, कवर, कास्टिंग, इलेक्ट्रिक मोटर एंड रोटर। रोटर वही मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, डिफरेंट टाइप्स की स्पेसिफिकेशन रेंज में होते हैं रोटर्स। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोटर्स। The most common is fixed angle, the swinging bucket and vertical tube and almost vertical tube types. ये इस टाइप के रोटर्स होते हैं। Now we are discuss type of centrifugal models. हैंड सेंट्रीफ्यूग, दिस इज फिक्स टू बेंच। ये जो हैंड सेंट्रीफ्यूग मशीन है ये बेंच में फिक्स होती है एंड ऑपरेटेड मैनुअली और बाय वाटर प्रेशर। ये मैनुअली मतलब आप खुद ऑपरेट करोगे, इलेक्ट्रिसिटी की नीड नहीं है इसमें। बाय वाटर प्रेशर मतलब इलेक्ट्रिसिटी अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लाइट नहीं है, तो आप इसे हाथ से भी चला सकते हैं। और यह बाय वाटर प्रेशर, इट गिव लो स्पीड, ये बहुत कम स्पीड में चलती है। एंड इट इज यूज्ड इन रूरल एरिया। रूरल एरिया मतलब गांव के एरिया में चलती है, वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अवेलेबल प्रॉपरली, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं होती प्रॉपरली। इट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूरिन सेडिमेंट। ये किस चीज के लिए यूज के लिए प्रिपेयर की जाती है, किस चीज की प्रिपरेशन के लिए यूज की जाती है? यूरिन सेडिमेंटेशन के लिए। एंड पैरासाइट कंसंट्रेशन इन स्टूल सैंपल, स्टूल सैंपल से पैरासाइट का कंसंट्रेशन के लिए, पैरासाइट को कंसंट्रेट करने के लिए, पैरासाइट और यूरिन सेडिमेंट को निकालने के लिए। इट इज नॉट सेपरेट करने के लिए, सॉरी, इट इज नॉट यूजफुल फॉर सीरम एंड प्लाज्मा सेपरेशन फ्रॉम ब्लड, होल ब्लड। ये ब्लड में से आरबीसी, सीरम या रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लाज्मा सेपरेशन को सेपरेट करने के लिए यूज नहीं की जाती, क्योंकि ये बहुत ही लो स्पीड से चलती है। इट इज हैविंग अ फिक्स टाइप ऑफ रोटर, इसमें फिक्स टाइप का रोटर है, इसको बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, मतलब रोटेशन पर मिनट के हिसाब से इसके रोटेशन को हम बढ़ा नहीं सकते। बैटरी, सेकेंड है बैटरी ऑपरेटेड बेंच सेंट्रीफ्यूग। दिस टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूग हैज अ बैटरी, इस टाइप के सेंट्रीफ्यूग मशीन में बैटरी है दैट कैन बी रिचार्ज, इसको रिचार्ज किया जा सकता है। रिमेनिंग ऑल अदर स्पेसिफिकेशन आर सिमिलर टू हैंड सेंट्रीफ्यूग, बाकी सभी हैंड सेंट्रीफ्यूग की तरह ही है, बाकी ये बैटरी से चलती है क्योंकि बैटरी को रिचार्ज किया जा सकता है। इट इज यूज फॉर लो टू मीडियम स्पीड, ये कम से मीडियम स्पीड, थोड़ी सी स्पीड इसमें बढ़ गई है। यूज इन एरिया, उस एरिया में वेयर रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी इज लैगिंग, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की कमी रहती है वहां इसका यूज किया जाता है, क्योंकि बैटरी को जब लाइट आई तो बैटरी को चार्ज कर लिया जाता है और बैटरी से ये मशीन को रन कराया जाता है। इट कैन बी यूज फॉर ऑल रूटीन प्रोसीजर लाइक सीरम, प्लाज्मा सेपरेशन। इसका यूज कहाँ किया जाता है? सभी टाइप के रूटीनली प्रोसीजर जैसे कि सीरम और प्लाज्मा सेपरेशन के लिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक बेंच सेंट्रीफ्यूग। दिस टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूग मशीन इज मोस्ट कॉमनली यूज इन लैबोरेटरी, ये लैबोरेटरीज में यूज की जाती है। दिस इज यूज फॉर लो टू हाई स्पीड, ये लो से हाई स्पीड में यूज की जाती है। अवेलेबल इन द डिफरेंट साइज, डिफरेंट साइज में अवेलेबल है, मॉडल्स बहुत सारे हैं इसके विद वेरिंग रेंज। Micro hematocrit centrifuge machine. This centrifuge machine is specially used to spin capillary tubes, specially for finding the PCV value and concentration of some blood parasite. PCV value और ब्लड के पैरासाइट को ब्लड में से अलग करने के लिए छोटी छोटी कैपिलरी ट्यूब्स होती हैं इस मशीन में, उसमें टेस्ट ट्यूब को रखा जाता है, ब्लड सैंपल या यूरिन सैंपल लेके उसको स्पिन मतलब घुमाया जाता है। इट इज यूज फॉर हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन, ये बहुत ज्यादा हाई स्पीड में यूज किया जाता है। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग, दिस सेंट्रीफ्यूग इज यूज फॉर हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन विद रेफ्रिजरेशन, इसके साथ हाई स्पीड के साथ रेफ्रिजरेटर, मतलब इसको कितने टेम्परेचर तक हम रख सकते हैं? -15 डिग्री सेंटीग्रेड टू -25 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है साइटो सेंट्रीफ्यूग। इट इज स्पेशल सेंट्रीफ्यूग दैट इज यूज कंसंट्रेशन सेल्स विद मिनिमल डैमेज। इसका यूज कहाँ किया जाता है? जब भी सेल्स को कंसंट्रेट किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, तो मिनिमल डैमेज, बहुत ही कम डैमेज हो। इट इज यूजली वर्क्स एट हाई स्पीड, ये भी हाई स्पीड में ही चलती है। केयर एंड मेंटेनेंस, रीड द मैन्युफैक्चरर्स, मैन्युफैक्चरर्स को रीड करना होता है, मैन्युफैक्चर की
इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली रीड करना चाहिए एंड यूज द मशीन एज पर देयर गाइडेंस। जो भी मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शंस आती हैं उसको अच्छे से रीड कीजिए और उसी तरह से मशीन का यूज कीजिए जो कि उसके ऊपर गाइडलाइंस लिखी होती हैं। प्लेसिंग अ सेंट्रीफ्यूग ऑन अ फ्रेम लेवर बेंच आउट ऑन ऑफ डायरेक्ट सनलाइट towards the back of the bench. Leave a clear and empty area of 30 meters around the centrifugal machine. सेंट्रीफ्यूगल मशीन को उस जगह पे रखिए बिल्कुल बेंच के थोड़ा सा पीछे जाके, आगे की तरफ नहीं कि वो गिर जाए, ठीक है। लीव क्लियर और एकदम साफ सुथरा और खाली जगह छोड़िए 30 सेंटीमीटर अराउंड सेंट्रीफ्यूगल मशीन के चारों तरफ, मतलब आगे से पीछे तक जगह होनी चाहिए उसकी और बिल्कुल बीचों बीच मशीन को रखना चाहिए। ऑलवेज क्लोज द सेंट्रीफ्यूगल लिड बिफोर टर्निंग इट ऑन। यूज करने के बाद लिड को क्लोज कर दिया जाए। ऑलवेज बैलेंस द ट्यूब दैट आर बीइंग सेंट्रीफ्यूग। सेंट्रीफ्यूग मशीन में जो भी ट्यूब्स आप डाल के यूज करेंगे उसे बैलेंस रखना है। ट्यूब्स ऑफ द सम सेम वेट, सभी ट्यूब्स का वेट सेम हो। शुड बी प्लेस्ड डायरेक्टली अपोजिट टू ईच अदर। ट्यूब्स आल्सो शुड बी ऑफ द सेम साइज। ट्यूब सभी सेम साइज की होनी चाहिए। शुड आल्सो कंटेन द सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड, राइट। ग्रेजुअली इंक्रीज द स्पिनिंग स्पीड। धीरे धीरे इसकी स्पिनिंग स्पीड को इंक्रीज करना है। नेवर ओपन द सेंट्रीफ्यूग व्हाइल इट इज स्टिल स्पिनिंग। जब तक मशीन घूम रही है तब तक सेंट्रीफ्यूग को ओपन नहीं करना है, ठीक है। नेवर ट्राई टू स्लो इट डाउन। ना ही इसे स्लो करने की कोशिश करनी है विद योर हैंड, अपने हाथ से। मोस्ट सेंट्रीफ्यूग हैव अ ब्रेक व्हाइल विच विल कॉज द सेंट्रीफ्यूग टू स्टॉप फास्टर। अगर सेंट्रीफ्यूग मशीन चल रही है और आप उसे फास्ट घूम रही है और आप उसे रोक देते हैं तो वो सेंट्रीफ्यूग मशीन टूट सकती है। डू नॉट प्लेस एनी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट। उसके आसपास कोई भी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट नहीं रखने हैं। एंड हैजर्ड्स केमिकल नियर द मशीन, मतलब जो केमिकल जिससे आपको नुकसान हो सकता है उस केमिकल को मशीन के पास नहीं रखना है। ऑलवेज ट्राई टू यूज प्लास्टिक ट्यूब मेड फ्रॉम पॉलीस्टायरीन, कोपोलीमर, पॉलीप्रोपिलीन। हमेशा प्लास्टिक की ट्यूब्स को ही यूज करें, जैसे जो जिससे बनती है पॉलीस्टायरन से, कोपोलीमर से, पॉलीप्रोपिलीन से। नेवर यूज थिन वॉल्ड ग्लास ट्यूब। कांच की जो ट्यूब्स है वो पतली नहीं होनी चाहिए, थिन वॉल नहीं होनी चाहिए। बिकॉज दे विल ब्रेक इजिली इवन एट लो स्पीड, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी ब्रेक हो जाएंगी लो स्पीड पे। यूज राउंड बॉटम ग्लास ट्यूब बिकॉज देर इज लेस चांस ऑफ ब्रेकिंग देन कॉनिकल शेप ट्यूब्स। यूज कीजिए राउंड बॉटम ग्लास को। डू नॉट पुट क्रैक्ड और चिप्ड ट्यूब। टूटी हुई या क्रैक की हुई थोड़ी बहुत भी अगर क्रैक है ट्यूब तो उस कंटेनर को सेंट्रीफ्यूग मशीन में नहीं डालना है, क्योंकि जैसे ही आप स्पीड बढ़ाओगे वो ब्रेक हो जाएगी मशीन के अंदर ही। डू नॉट यूज लॉन्ग ट्यूब इन अ स्विंग आउट रोटर सेंट्रीफ्यूग बिकॉज दे कैन बी broken when the bucket swing out of their original position। सेम वही। डू नॉट ओवरफिल द ट्यूब। ट्यूब को ज्यादा नहीं भरना है। एटलीस्ट 2 सेंटीमीटर गैप रखना है ब्रिम तक, ऊपर तक, उससे मतलब जो उसका अप टू रेंज है उससे 2 सेंटीमीटर गैप रखना है। डू नॉट यूज मतलब फुल नहीं रखनी है। डू नॉट यूज ए कॉटन वूल प्लग और अदर लूज फिटिंग बंक्स इन ट्यूब। ट्यूब में कोई भी कॉटन वूल प्लग नहीं यूज करना बिकॉज दिस विल गो डाउन, क्योंकि वो फ्लूइड के अंदर जा सकता है जिससे सारा का सारा सैंपल डिस्ट्रॉय हो सकता है। टर्न ऑफ अ सेंट्रीफ्यूग एंड रिमूव द प्लग फ्रॉम द वॉल सॉकेट। सेंट्रीफ्यूग मशीन को टर्न ऑफ मतलब बंद करने के बाद प्लग को वॉल सॉकेट से निकाल लेना है एट द एंड ऑफ ईच डेज ऑफ वर्क डेली, ठीक है। एंड व्हेन देयर इज एन इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म। इफ एनी ट्यूब और कंटेनर ब्रेक डाउन वाइल सेंट्रीफ्यूगेशन। अगर कोई भी ट्यूब टूट गई है मशीन को आपने जब रोटेट किया हुआ है उस टाइम, डो नॉट ओपन द मशीन। मशीन को इमीडिएटली ओपन नहीं करना, वेट करना है एटलीस्ट हाफ एन आवर, आधे घंटे आप वेट कीजिए सो दैट ऑल एरोसोल्स विल सेटल डाउन, ताकि जो भी बाकी की ट्यूब्स जो सही सलामत है वो सेटल डाउन हो सके। ट्यूब का जो भी मटेरियल आपने सेटल डाउन करना है वो आराम से सेटल डाउन हो सके। क्लीन द डैमेज केयरफुली। जो भी चीज टूटी है अंदर डैमेज हुआ है वो उसे साफ अच्छे से करें। डिसइंफेक्ट करें ऑल द पार्ट्स ऑफ द मशीन। मशीन के सभी पार्ट को साफ सुथरा कर दें। एवरी वीक क्लीन द मशीन। हर हफ्ते मशीन को साफ करें। ट्यूब होल्डर को साफ करें। एंड क्वार्टरली चेक करते रहें मेंटल पार्ट्स ऑफ द मशीन को। और लुब्रिकेट देम, उसे लुब्रिकेट मतलब ऑयलिंग वगैरह उसकी करते रहे ताकि मशीन सुचारू रूप से चलती रहे। डू नॉट यूज कोरोसिव क्लीनिंग फ्लूइड पर्टिकुलरली एल्कलाइन सोल्यूशन। कोरोसिव क्लीनिंग फ्लूइड को यूज नहीं करना चाहिए जिससे जंग लग जाता है। एप्लीकेशन दिस मशीन इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 डिफरेंट मिसिबल लिक्विड। 2 डिफरेंट टाइप के मिसिबल लिक्विड
जो आपस में मिक्स हुए हैं उन दोनों को, दो मिक्स हुए लिक्विड को सेपरेट करने के लिए इस मशीन का यूज किया जाता है। मैमेलियन सेल्स कैन बी प्यूरिफाइड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूग। मैमेलियन सेल्स को यूज किया जाता है प्यूरिफाई करने के लिए इस मशीन से, राइट। इट इज मोस्ट commonly used in laboratories and blood bank to separate blood component from the whole blood। पूरे ब्लड में से ब्लड की जो सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, उनको सेपरेट करने के लिए लेबोरेटरी में इस मशीन का यूज किया जाता है। इट इज आल्सो यूज इन द सेपरेशन ऑफ सॉलिड एंड सेलुलर कंपोनेंट्स फ्रॉम वेरियस लिक्विड सैंपल लाइक यूरिन एंड बॉडी फ्लूइड। बॉडी से निकला हुआ कोई भी फ्लूइड है, जैसे सीरम है, ब्लड है, कुछ भी ब्लड, ठीक है, साइटोप्लाज्म वगैरह, और यूरिन एंड स्टूल आल्सो, इन सबके जो सॉलिड और लिक्विड पार्ट्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए इस मशीन का यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट है वाटर बाथ। नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर बाथ। वाटर बाथ इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट एक्ट्स लाइक अ इंक्यूबेटर इन विच वाटर इज हीटेड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। वाटर बाथ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें वाटर को हीट किया जाता है कांस्टेंट टेम्परेचर तक। इट इज यूज्ड इन द लेबोरेटरी फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस लाइक सीरोलॉजिकल टेस्ट, enzymatic test, biochemical test and pharmaceutical test, hematological test, even for industrial incubation procedure। इन सब टेस्ट के लिए वाटर बाथ में वाटर को हीट किया जाता है कांस्टेंट टेम्परेचर में। इट इज यूज्ड फॉर मॉइस्ट हीट इंक्यूबेशन व्हेन द रिएक्टेंट इन क्यूब्स आर प्लेस्ड इन अ वाटर बाथ। वाटर बाथ में वाटर को गर्म करके उसमें आपने ट्यूब्स को रखना है, जिस भी रिएक्टेंट को आपने गर्म करना है ट्यूब में या बीकर में डाल के उसे आप पानी में रखोगे। मतलब उस बीकर को जिसमें आपने केमिकल डाल के उबालना है उसे आपने डायरेक्ट हीट के कांटेक्ट में नहीं रखना, गर्म पानी में उसको गर्म करना है। तो उसके लिए वाटर बाथ में पानी गर्म होगा और आप उस वाटर बाथ में गर्म पानी में उस बीकर को रखेंगे, ठीक है। The water surrounding the tube warm the substance। जो पानी बाहर ट्यूब के जो बाहर पानी है वो गर्म होगा तो बीकर या ट्यूब जो भी आपने पानी गर्म पानी में रखा है वो गर्म होगा और उसके अंदर का सब्सटेंस भी गर्म हो जाएगा। एंड इट टेक द सेम टेम्परेचर एज द वाटर। और वो सेम टेम्परेचर ले लेगा जैसा कि पानी का टेम्परेचर है। मतलब जो ट्यूब या बीकर आपने पानी के अंदर रखा है उसके अंदर का मटेरियल और बाहर का पानी वो सेम टेम्परेचर का हो जाएगा। इट इज़ अवेलेबल इन वेरियस मॉडल। ये बहुत से मॉडल्स अवेलेबल हैं इसके मार्केट में और वेरिंग कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी भी अलग है 2 से 30 लीटर एंड टेम्परेचर रेंज क्या है 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये देखिए वाटर बाथ। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका? अ वाटर बाथ हैज हीटिंग रोड्स और ट्यूब। वाटर बाथ में हीटिंग रोड होती हैं, ट्यूब्स होती है विच कन्वर्ट द इलेक्ट्रिसिटी टू हीट। वाटर बाथ में हीटिंग रोड्स या ट्यूब्स होती हैं जो कन्वर्ट द इलेक्ट्रिसिटी टू हीट में बदल जाती है। दिस हीट वार्म द वाटर। ये जो हीट है मतलब एक रोड लगाते हैं तो जाहिर सी बात है पानी गर्म हो ही जाता है। द वाटर प्रेजेंट इन द वाटर बाथ चैम्बर। दिस इज इनबिल्ट थर्मोस्टेट। इसमें क्या है, एक थर्मामीटर लगा होता है ताकि वो हेल्प करता है कि टेम्परेचर मेंटेन रहे एट द डिजायर लेवल तक। द चैम्बर इज कोटेड विद इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंट विद हाई अडहेरेंस। ये जो चैम्बर है वो कोटेड होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंट से विद हाई एडियरेंस एंड रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल लेबोरेटरी कंडीशन। और ये बहुत ही अच्छा पेंट होता है जो हाई एडियरेंस है और रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल लेबोरेटरी कंडीशंस को रजिस्ट करता है। जैसे कोई भी नुकसान होने वाला है, जैसे कि अगर सपोज की करंट आ जाता है अगर ये पेंट किया हुआ है तो पेंट की वजह से जो कांटेक्ट में नहीं रहता जो भी आयरन का जैसे वाटर बाथ है तो उससे क्या है कि आप करंट से बच सकते हो, कोरोजन से बच सकते हो, जंग लग सकता है वाटर बाथ पे। लेकिन अगर पेंट किया हुआ है तो कोरोजन जंग लगने से रोकता है पेंट। कंपोजिशन ऑफ वाटर बाथ। अ चैम्बर और टैंक मेड अप ऑफ रस्ट प्रूफ मटेरियल। ये चैम्बर या टैंक रस्ट प्रूफ मटेरियल से बने हैं। कंट्रोल पैनल, ऑन ऑफ बटन, पैरामीटर्स, एडजस्टमेंट बटन भी हैं, डिजिटल स्क्रीन भी है, इंडिकेटर लाइट्स भी है, मेनू बटन भी है, चैम्बर कवर लिड भी है, ड्रेनेज वाल्व,
थर्मोस्टेट या थर्मोमीटर, हीटिंग रोड्स एंड ट्यूब्स, ये सब आपको एक अच्छे वाटर बाथ में देखने को मिलेगा। और इलेक्ट्रिकल रजिस्टर, 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल रजिस्टर आर अवेलेबल। Immersion type, these registers are installed inside a sealed tube and located on the lower part of the container in direct contact with the heating medium। ये जो रजिस्टर लगा है इसे कहाँ लगाया जाता है? बिल्कुल इनसाइड अ सील ट्यूब, बिल्कुल अंदर। एंड कहाँ पे लोकेट होगा? ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द कंटेनर, कंटेनर के बिल्कुल लोअर पार्ट में, इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द हीटिंग मीडियम। ये तो था इमर्जन टाइप। और अब है एक्सटर्नल टाइप, दीज रजिस्टर आर लोकेटेड ऑन द लोअर पार्ट बट, ये भी लोअर पार्ट में लोकेट है रजिस्टर, बट आउटसाइड ऑफ द टैंक, टैंक के बाहर है। दीज आर प्रोटेक्टेड बाय एन आइसोलेटिंग मटेरियल, ये प्रोटेक्टेड रहते हैं आइसोलेटिंग मटेरियल से, दैट प्रिवेंट हीट लॉस। दिस टाइप ऑफ रजिस्टर ट्रांसफर द हीट टू द बॉटम ऑफ द टैंक। इस टाइप के जो रजिस्टर है, this type of resistor transfers the heat of the bottom to the tank through thermal conduction। this type of resistor transfer the heat, इस टाइप के रजिस्टर हीट को ट्रांसफर करते हैं बॉटम टू द टैंक थ्रू थर्मल कंडीशन। ठीक है। टाइप ऑफ वाटर बाथ, वाटर बाथ के टाइप क्या है? शेकिंग वाटर बाथ, सर्कुलेटिंग वाटर बाथ, नॉन सर्कुलेटिंग वाटर बाथ। Care and maintenance. After the type of water bath, care and maintenance, read the manufacturer's instructions carefully and use the machine as per their guideline। आपको जो भी मेनू दिया जाएगा आप उस मेनू से पढ़ के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे और गाइडलाइन को पढ़ के ही मशीन को ऑपरेट करेंगे। Add merthiolate at a dilution of 1/1000 to the water to prevent microbial growth in water bath। वाटर बाथ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह ना ग्रोथ कर जाएं, इसलिए आपको मैर्थ्योलेट ऐड करना पड़ेगा, दिस केमिकल ऐड करना पड़ेगा। ऑलवेज यूज केमिकली प्योर एंड स्टरलाइज वाटर एंड मेंटेन अ मिनिमम लेवल ऑफ वाटर। हमेशा केमिकली प्योर और स्टरलाइज वाटर का ही यूज करना है। मेक श्योर दैट द ऑब्जेक्ट बीइंग इंक्यूबेटेड इज बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर इन द बाथ। ड्यूरिंग इंक्यूबेशन कवर द कंटेनर, जब भी आप काम कर रहे हैं वाटर बाथ पे, उसे वार्म कर रहे हैं। इंक्यूबेशन मतलब जब आप उसे जो भी आपका कंपाउंड है उसे आप हीट कर रहे हो, तो कवर द कंटेनर विद द रिस्पेक्टिव लिड, ढक्कन से कंटेनर को कवर करेंगे। एंड स्टॉप कॉक टू अवॉइड कंटेमिनेशन एंड डिल्यूशन, और स्टॉप कॉक से आप और लिड से आप उसे कवर करेंगे ताकि कंटेमिनेशन एंड डिल्यूशन को अवॉइड हो सके। मीन्स कोई भी दूषित चीज, कंटेमिनेशन होता है कोई भी दूषित बेकार चीज ना आए, और डिल्यूशन उसमें कुछ भी तरह का एक्स्ट्रा पानी ना जाए। ठीक है। चेंज द वाटर एंड क्लीन द बाथ ऑन रेगुलर बेस, चेंज द वाटर एंड क्लीन द बाथ ऑन रेगुलर बेस, पानी चेंज करते रहना है और वाटर बाथ को क्लीन करना है। चेक द टेम्परेचर ऑफ द वाटर बिफोर स्टार्टिंग इंक्यूबेशन विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर। टेम्परेचर को चेक करना है वाटर के बिफोर स्टार्टिंग इंक्यूबेशन विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर से। कवर द बाथ विद द लिड टू प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट एंड टू मिनिमाइज कंटेमिनेशन, ताकि कंटेमिनेशन कम हो, वही सेम, और हीट का लॉस कम हो, इसलिए लिड से कवर कर देना बाथ को। अगर आप ढक्कन खोल के रखोगे तो जाहिर सी बात है पानी जल्दी ठंडा हो जाएगा। When the bath is not in use, जब वाटर बाथ यूज नहीं कर रहे तो देर इज एन इलेक्ट्रिक स्टोव एंड वाइल क्लीनिंग द मेंटेनेंस अनप्लग, जब भी क्लीनिंग करो प्लग निकाल दीजिए। कैलिब्रेट द पैरामीटर ऑफ द बाथ एट रेगुलर इंटरवल्स, 3 से 4 5 6 महीने के अंदर पैरामीटर को कैलिब्रेट करें, देखें कि रीडिंग सही है नहीं। डू नॉट प्लेस एनी फ्लेमेबल एंड कम्बस्टिबल मटेरियल नियर द बाथ के पास कोई भी ज्वलनशील जलने वाले पदार्थ ना रखें। व्हेन देयर इज नो लॉन्गर यूज फॉर द बाथ ड्रेन ऑल द वाटर, जब बाथ को यूज नहीं करना है तो सारा पानी ड्रेन कर दें, बाथ को ड्राई कर दें और प्रॉपरली कवर कर दें ढक्कन से, ताकि उसमें जंग वंग ना लगे। ठीक है। एप्लीकेशन, इट इज यूज फॉर इंक्यूबेशन ऑफ सेल कल्चर
It is used for serological investigation. It is used to facilitate enzymatic chemical reaction. It is used to melting of some substance. कुछ सब्सटेंस के पिघलने के लिए. इंक्रीज द सोल्यूबिलिटी ऑफ सम इनसोल्यूबल सब्सटेंस. इनसोल्यूबल सब्सटेंस जो सोल्यूबल नहीं है सब्सटेंस उनको सोल्यूबिलिटी उनको घोलने के लिए इनका यूज किया जाता है. दिस इज एप्लीकेशंस. लास्ट, इट इज आल्सो यूज फॉर इंक्यूबेशन इन टेस्ट ऑफ कोगुलेशन प्रोफाइल. इसका यूज किया जाता है टेस्ट के कोगुलेशन प्रोफाइल को करने के लिए. ठीक है. Next topic is hot air oven. Hot air oven is an instrument that is used for dry heat sterilization and drying glass and metal equipment. Metal के जो भी equipment होंगे, drying glass, कांच के बीकर, टेस्ट ट्यूब, उन सबको ड्राई करने के लिए, स्टेरिलाइज करने के लिए, किससे? ड्राई हीट से. ठीक है. उसके लिए हॉट एयर ओवन का यूज किया जाता है. इट्स लुक लाइक एन इंक्यूबेटर. ये इंक्यूबेटर की तरह ही दिखाई देता है. विद वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर. क्या है इसका? 50 डिग्री से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड के अलग अलग हॉट एयर ओवन अवेलेबल हैं. इट इज आल्सो नोन एज फोर्स्ड एयर सर्कुलेटिंग ओवन. इसे और क्या बोलते हैं? फोर्स्ड एयर सर्कुलेटिंग ओवन. ओवन में क्या होता है? एयर बड़े ही फोर्स के साथ सर्कुलेट होती है. एयर बहुत ही ज्यादा फोर्स के साथ सर्कुलेट होती है. ठीक है. इट कैन बी यूज फॉर ग्लासवेयर. ये किसके लिए यूज किया जाता है? ग्लासवेयर के लिए. लाइक पैट्री डिशेज, फ्लास्क, पिपेट, टेस्ट ट्यूब, पाउडर लाइक स्टार्च, जिंक ऑक्साइड, सल्फर डाइजीन, इन सबको ड्राई करने के लिए. मटेरियल दैट कंटेन ऑयल. ऐसा मटेरियल जिसमें ऑयल है. मेटल इक्विपमेंट्स हैं जैसे कि स्कैल्पल्स, सीजर एंड ब्लेड्स. इनको स्टरलाइज किया जाता है. इसको इन्वेंट किसने किया था? लुई पास्टर ने किया था. ठीक है. वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? द हॉट एयर ओवन इज कंसिस्टिंग अ डबल वॉल चैम्बर. इसमें डबल वॉल चैम्बर है. द इंटरनल चैम्बर इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम. अंदर से ही एल्यूमिनियम से बना है या स्टेनलेस स्टील मटेरियल से. विद वेरी गुड हीट ट्रांसफरेंस प्रॉपर्टी. इट हैज अ सेट ऑफ सेल्स मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील ग्रिड्स सो दैट एयर सर्कुलेट फ्रीली. इसके अंदर क्या है? ये देखिए, जैसे कबर्ड में होता है उस तरह से सेल्फ्स बनी है और स्टेनलेस स्टील की ग्रिड्स हैं इसमें, और एयर ताकि फ्रीली सर्कुलेट हो सके. ठीक है. अराउंड ऑब्जेक्ट के चारों तरफ एयर फ्रीली सर्कुलेट हो सके. रिक्वायरिंग ड्राइंग और ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन. इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द एक्सटर्नल चैम्बर बाय इंसुलेटिंग मटेरियल. It is isolated from the external chamber by insulating material. ये जो इंटरनल चैम्बर है ये आइसोलेट होता है एक्सटर्नल चैम्बर से बाय इंसुलेटिंग मटेरियल विच मेंटेन. इंसुलेटिंग मटेरियल से ये थोड़ा सेपरेट होता है एक्सटर्नल चैम्बर से, जो मेंटेन करता है हाई टेम्परेचर कंडीशन. इंटरनली अंदर के हाई टेम्परेचर कंडीशन को मेंटेन करता है. एंड डिले द ट्रांसफरेंस ऑफ हीट टू द एक्सटीरियर. और डिले करता है कि हीट का ट्रांसफर किया जा सके. ठीक है. द एक्सटर्नल चैम्बर इज मेड अप ऑफ स्टील लैमिनेट कवर्ड विद द प्रोटेक्टिव फिल्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंट. हीट इज जनरेटेड थ्रू सेट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल रजिस्टर्स ट्रांसफरिंग दिस थर्मल एनर्जी टू चैम्बर. थर्मल एनर्जी को चैम्बर में ट्रांसफर करता है. दीज रजिस्टर्स आर लोकेटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द ओवन. ये जो रजिस्टर है कहाँ लोकेट होते हैं? कहाँ होते हैं? ओवन के लोअर पार्ट में. एंड हीट इज ट्रांसफर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय नेचुरल एंड फोर्स्ड कन्वेक्शन. और हीट ट्रांसफर होती है या डिस्ट्रीब्यूट होती है बाय नेचुरल और फोर्स्ड कन्वेक्शन से. नेचुरल या जो भी हॉट एयर ओवन में फोर्सफुली एयर चारों ओर घूमती है अंदर हॉट एयर ओवन के अंदर, तो उससे क्या है? हीट का ट्रांसफर होता है. राइट. कंपोजिशन ऑफ हॉट एयर ओवन किससे बना है? एन इंसुलेटेड चैम्बर सराउंडेड बाय एन आउटर केस कंटेनिंग इलेक्ट्रिक हीटर्स. फैन, इसके अंदर इलेक्ट्रिक हीटर होता है, फैन होता है, सेल्व्स होती हैं, थर्मोस्टेट मतलब टेम्परेचर मापने के लिए, मेजर करने के लिए थर्मामीटर होता है. डोर लॉकिंग कंट्रोल्स होता है. मेटेलिक कैबिनेट विद हीटिंग फिलामेंट एंड कैन फिक्स्ड इन द वॉल्स. इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल
ऑन ऑफ का बटन, इंडिकेटर, टेम्परेचर कंट्रोल नॉब होती है। केयर कैसे करेंगे, मेंटेनेंस कैसे करेंगे, जो भी आपको गाइडलाइन मिली है मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से उस इंस्ट्रक्शंस को रीड करेंगे केयरफुली। और व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट इन यूज, जब इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं कर रहे तो आप इलेक्ट्रिक स्टॉर्म, देयर इज एन इलेक्ट्रिक स्टॉर्म, और वाइल क्लीनिंग और मेंटेनेंस, तो क्या होता है कि करंट आ सकता है जब आप इसे साफ करते हो, तो अनप्लग कर दो मशीन को, कोई भी वो तो मशीन है, उसे प्लग निकाल दिया जाता है जब हम उसे साफ करते हैं। तो ये तो कहने की बात ही नहीं है, अच्छे सभी समझदार हो आप। कैलिब्रेट द पैरामीटर ऑफ द हॉट एयर ओवन एट रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल मतलब 2-2, 4-4 महीने बाद हॉट एयर ओवन को एक तो क्लीन करते रहना चाहिए और उसके पैरामीटर को देखते रहना चाहिए, कैलिब्रेट करना चाहिए ताकि वो सही रीडिंग दे। डू नॉट प्लेस एनी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट लाइक कैलोरीमीटर, फ्लेमेबल एंड कंबस्टिबल मटेरियल नियर द हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन के पास फ्लेमेबल, फ्लेम वाला कोई भी मटेरियल या ज्वलनशील, जलने वाला कोई मटेरियल या कोई इंस्ट्रूमेंट है कैलोरीमीटर जो सेंसिटिव होता है, बहुत ही नाजुक होता है, वो नहीं रखना चाहिए। Place the article at sufficient distance to allow free circulation of air in between them to ensure uninterrupted airflow. इस आर्टिकल को, इस चीज़ को फ्रीली इसको ऐसी डिस्टेंस पर, सफिशिएंट डिस्टेंस पर रखना चाहिए ताकि जो इसके अंदर एयर का सर्कुलेशन हो रहा है वो आराम से हो। अलाउ द टेम्परेचर टू फॉल अप टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड बिफोर द रिमूवल ऑफ स्टरलाइज्ड मटेरियल। जब मटेरियल को स्टरलाइज किया जाता है हॉट एयर ओवन के अंदर और उसका टेम्परेचर जब हम प्लग बंद कर देते हैं तो हम उसका टेम्परेचर गिरने देंगे, अबाउट 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर डिक्रीज होने देंगे, जिससे क्या होगा फिर उसके बाद ही आपको स्टरलाइज मटेरियल को बाहर निकालना, रिमूव ऑफ करना है। ठीक है। बिफोर टर्निंग ऑन द मेन स्विच मेक श्योर दैट द डोर शुड बी प्रॉपर्ली क्लोज। डोर प्रॉपर्ली क्लोज हो चुका है ये आप इंश्योर कर लें। एप्लीकेशन के इट इज यूज टू ड्राई एंड स्टरलाइज ग्लासवेयर। यह ड्राई करने के और स्टरलाइज करने के काम आता है ग्लासवेयर्स को, ऑयल्स को, पाउडर को, मेटल इक्विपमेंट एंड अदर हीट स्टेबल मटेरियल्स को। इट इज ऑल्सो यूज इन केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, फूड बेवरेज इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर स्टरलाइजेशन एंड ड्राइंग, इन सब के काम आता है। इट इज ऑल्सो हेल्प इन कर्निंग, बेकिंग, एनिलिंग बाय रिमूविंग ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर को रिमूव करने पे क्यूरिंग, बेकिंग और एनिलिंग के काम आता है। इट इज ऑल्सो यूज टू मेजरमेंट ऑफ मिक्सचर, लिकर, सस्पेंडेड सॉलिड। मेजरमेंट ऑफ मिक्स्ड लिकर, सस्पेंडेड सॉलिड को मेजर करने के काम आता है। इन सर्टेन लेबोरेटरीज, हॉस्पिटल्स इट इज यूज टू स्टोर मटेरियल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। कुछ लेबोरेटरी और हॉस्पिटल्स में यह स्टोर करने के को भी मटेरियल्स को स्टोर करने पे कांस्टेंट टेम्परेचर पर स्टोर करने के काम आता है। नेक्स्ट इज इंक्यूबेटर। नेक्स्ट टॉपिक इज इंक्यूबेटर। दिस इंस्ट्रूमेंट इज एन एनक्लोज इंसुलेटेड मशीन। ये जो मशीन है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है बिल्कुल क्लोज है और इंसुलेटेड मशीन है। इंसुलेटेड का मतलब ना तो इसमें कोई एयर पास हो सकती। It is used for incubation at a controlled temperature and all optimal artificial condition like humidity and other atmospheric condition in different laboratory. different laboratory में different atmospheric conditions पर ये मशीन चलाई जाती है। ठीक है। और ये जो मशीन है इसका यूज़ किया जाता है कंट्रोल टेम्परेचर पर। ठीक है। इट इज़ most commonly used in microbiology, hematology, serology, blood bank and biochemistry laboratories में। Working principle: an incubator is working on the same principle as a hot air oven, but the temperature range is less than a hot air oven. Incubator वर्क करता है किस प्रिंसिपल पर? एज अ हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन जैसा ही प्रिंसिपल है, सेम, बट इसका जो टेम्परेचर रेंज है वो बहुत ही कम है देन अ हॉट एयर ओवन। इट इज हैविंग सम एडिशनल फीचर लाइक हीपा फिल्टर। इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स हैं लाइक फिल्टर भी है, ह्यूमिडिटी एंड गैस कंट्रोल सिस्टम है। द डिजायर्ड टेम्परेचर इज मेंटेन्ड बाय यूटिलाइजिंग द हीटिंग, नो हीटिंग साइकिल। ड्यूरिंग द हीटिंग साइकिल थर्मोस्टेट हीट द इंक्यूबेटर। हीटिंग साइकिल के दौरान जो थर्मोस्टेट है वो मतलब जो भी हीट पैदा करता है इंक्यूबेटर को हीट गर्म कर देता है। ड्यूरिंग द नॉन हीटिंग पीरियड
जब ऐसा टाइम जब हीटिंग नहीं हो रही है, द हीटिंग इज स्टॉप, हीटिंग बंद हो जाती है। इंक्यूबेटर इज कूल्ड, इंक्यूबेटर ठंडा हो जाता है बाय रेडिएटिंग हीट टू द सराउंडिंग, और जो हीट है वो सराउंडिंग में ही रेडिएट कर दिया जाता है और खुद ठंडा हो जाता है इंक्यूबेटर। द टेम्परेचर कैन बी चेक्ड बाय द थर्मोमीटर, इट आल्सो मेंटेन द अदर पैरामीटर्स सच एज ह्यूमिडिटी, एयर फ्लो, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एंड पीएच। टेम्परेचर थर्मोमीटर से चेक होता है, और भी क्या चीज़ मेंटेन रहती है, कौन से पैरामीटर, जैसे कि ह्यूमिडिटी, एयर फ्लो कितना हो रहा है, ह्यूमिडिटी कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है या ज़्यादा है, पीएच कितना है। तो different machines which are required for the growth of the organism. Type of incubator: bench top incubator, shaker incubator, CO2 incubator and cool incubator. Next, applications: it is most commonly used for the growth of a microorganism in medical and pharmaceutical. इस incubator का कहाँ यूज किया जाता है? मोस्टली माइक्रो की ग्रोथ में मेडिकल और फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरीज में, मेडिकल लेबोरेटरी एंड फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी। जस्ट मिनट। हाँ जी, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, फूड एंड इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में। इट इज ऑल्सो यूज इन इंक्यूबेशन फॉर डिफरेंट केमिकल एंड एंजाइमेटिक बायोकेमिकल रिएक्शंस परफॉर्म्ड इन अ बायोकेमिस्ट्री एंड रिसर्च लेबोरेटरी। और कहाँ यूज किया जाता है? डिफरेंट केमिकल और एंजाइमेटिक बायोकेमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए बायोकेमिस्ट्री और रिसर्च लेबोरेटरी में। दिस मशीन इज ऑल्सो यूज फॉर टिश्यू इंजीनियर्ड प्रोडक्ट, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपिंग बायोसेंसर। ठीक है, बायोसेंसर को डेवलप करने के लिए, और इन विट्रो जो फर्टिलाइजेशन होता है, मेल फीमेल, मेल से स्पर्म और फीमेल से एग का फर्टिलाइज किया जाता है, उसमें इन जूलॉजी दे आर आल्सो यूज फॉर ब्रीडिंग ऑफ इंसेक्ट एंड हैचिंग ऑफ एग। एग की हैचिंग का मतलब एग को फोड़कर, एग को तोड़कर जो भी बेबी बाहर आता है उसे बोलते हैं एग की हैचिंग। तो जिससे इंसेक्ट की ब्रीडिंग कराई जाती है, इंसेक्ट के बच्चे पैदा किए जाते हैं एक समान से, वो चीज़ है। ठीक है, इंसेक्ट्स की ग्रोथ की जाती है, उनकी नंबर्स में बढ़ोतरी की जाती है। केयर एंड मेंटेनेंस, रीड द फैक्ट, वही सेम है सबका। सभी मैन्युफैक्चर को, इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली रीड कीजिए और फॉलो कीजिए, गाइडलाइन को फॉलो कीजिए। डू नॉट प्लेस कोई भी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट लाइक कैलोरीमीटर, फ्लेमेबल, जिससे आग लग सकती है, वो मटेरियल इस इंस्ट्रूमेंट के पास मत रखिए। ठीक है, ये सारा आपने पहले भी पढ़ चुके हैं आप। अवॉइड रिपीटेड ओपनिंग ऑफ द डोर व्हेन द इंक्यूबेटर इज रनिंग। जब इंक्यूबेटर चल रहा है, ऑन है, तो आप उस डोर को ओपन ना कीजिए। द रिक्वायर्ड पैरामीटर ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म शुड बी मेट बिफोर द कल्चर प्लेट आर प्लेस्ड इनसाइड द कैबिनेट। द प्लेट शुड बी प्लेस अपसाइड। जो प्लेट्स हैं वो कहाँ प्लेस रखनी है? अपसाइड डाउन with the lid at the bottom of prevent the condensation of water onto the media. The inside of the incubator should be cleaned. अंदर से इंक्यूबेटर को क्लीन रखना चाहिए रेगुलरली, ताकि ऑर्गेनिज्म prevent the organism from settling on the shelves, ताकि कॉर्नर पे या शेल्फ पे कोई ऑर्गेनिज्म, कोई बैक्टीरिया ना बैठ जाए। While running the incubator, इंक्यूबेटर जब चल रहा है, ऑन है, for an extended period, sterile water should be placed underneath the cells to prevent the culture media from drying out. When the instrument is not in use, जब इंस्ट्रूमेंट को यूज नहीं करना है तो उसे साफ सुथरा करके प्लग को बाहर निकाल के अनप्लग करके मशीन को मेन सॉकेट से अनप्लग करके उसे संभाल के साफ सुथरा करके रख दीजिए जब आपने यूज नहीं करना है। कैलिब्रेट द पैरामीटर, मशीन की रीडिंग सही आ रही है नहीं आ रही, मशीन में जो डिजिटल पॉइंट्स हैं वो ठीक है नहीं है, उनकी 3 से 6 मंथ में एक बार जांच करनी चाहिए। बिफोर टर्निंग ऑन द मेन स्विच, मेक श्योर दैट डोर शुड बी प्रॉपरली क्लोज। ऑन स्विच ऑन करने से पहले ये देखिए कि स्विच ऑन है या नहीं, ठीक है, और सॉरी डोर बंद है या नहीं, डोर बंद होना चाहिए। कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज फॉर मेजर द color intensity of any solution or analyte concentration in a colored solution. Calorimeter is an electronic instrument. कैलोरीमीटर एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है दैट इज यूज फॉर मेजर, जो यूज किया जाता है मेजर करने के लिए किसको? कलर इंटेंसिटी ऑफ एनी सोल्यूशन, किसी सोल्यूशन की कलर की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए, और एनालाइट करने के लिए कि कलर सोल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है। कलर सोल्यूशन की इंटेंसिटी और कंसंट्रेशन को एनालाइज करने के लिए कैलोरीमीटर का यूज किया जाता है। इट मेजर एब्जॉर्बेंस एंड वेवलेंथ बिटवीन अ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट 400 to 700 नैनोमीटर।
और ये क्या मेजर करता है? एब्जॉर्बेंस और वेवलेंथ बिटवीन विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट 400 टू 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को मेजर करने का काम करता है। जो भी रेडिएशंस कैलोरीमीटर मशीनों में आती हैं, जो भी जब हम ऑन करते हैं तो जाहिर सी बात है, जैसे अवन है, ये कैलोरीमीटर है या इंक्यूबेटर है, जब आप उसे ऑन करते हो तो हीट होता है, तो इट मीन्स उसके अंदर कुछ रेज हैं, तो उस रेज की क्या इंटेंसिटी है, ठीक है, तो उसको मेजर करने के काम आता है। सेवरल टाइप्स ऑफ कैलोरीमीटर आर अवेलेबल इन द मार्केट। इट इज यूज इन लैबोरेटरी एंड हॉस्पिटल एस्टिमेट बायोकेमिकल सैंपल। कौन से सैंपल्स को एस्टिमेट करने के काम आता है? यूरिन, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो ब्रेन में होता है, प्लाज्मा सीरम, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल, इट इज बेस्ड ऑन फोटोमेट्रिक टेक्निक। ये फोटोमेट्रिक टेक्निक पर बेस्ड है कैलोरीमीटर, दैट इज द बियर एंड लैम्बर्ट लॉ। बियर एक और लैम्बर्ट एक साइंटिस्ट है, उन्होंने लॉ दिया था। इट हैज अ लाइट सोर्स दैट रिलीज फोटोक्रोमेटिक लाइट रेज। ये एक लाइट सोर्स है जो लाइट रिलीज करता है, उस लाइट को बोलते हैं पॉलीक्रोमेटिक लाइट रेज। पॉलीक्रोमेटिक मतलब बहुत सारे रंग, पॉली मतलब बहुत सारे, क्रोमेटिक मतलब रंग, बहुत सारे रंगों की लाइट्स ये रिलीज करता है। एंड इट इज ट्रांसफर टू द फिल्टर। जो भी फिल्टर आपने इसके अंदर दिया है उसे ट्रांसफर करता है। फिल्टर्स आर सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द कलर ऑफ द सोल्यूशन। फिल्टर्स को सिलेक्ट किया जाता है कलर ऑफ सोल्यूशन के अकॉर्डिंग, दैट इज बीइंग मेजर्ड एंड प्रोड्यूस मोनोक्रोमेटिक लाइट, जिसे मेजर किया जाता है और वो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब सिंगल लाइट प्रोड्यूस करता है। देन द सिलेक्टेड वेवलेंथ ऑफ लाइट पासेस थ्रू द सैंपल। फिर एक सिलेक्टेड वेवलेंथ की लाइट पास होती है सैंपल से। सम अमाउंट ऑफ लाइट इज अब्जॉर्ब्ड, सम अमाउंट ऑफ लाइट, कुछ लाइट एब्जॉर्व की जाती है, एंड सम ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय द सैंपल, और कुछ लाइट सैंपल एब्जॉर्व कर लेता है, कुछ लाइट सैंपल रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब वापस भेज देता है। कुछ एब्जॉर्व कर ली, कुछ वापस भेज दी। द रिमेनिंग पार्ट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द सोल्यूशन विच फॉल्स ऑन द फोटो डिटेक्टर सिस्टम। बाकी की लाइट जो है वो कहाँ पे फॉल हो जाती है? फोटो डिटेक्टर सिस्टम में। फोटो डिटेक्टर सिस्टम मेजर द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। फिर फोटो डिटेक्टर सिस्टम जो है वो ट्रांसमिट हुई लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करता है, कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके और गैल्वेनोमीटर में भेज देता है, ठीक है, सेंड टू द गैल्वेनोमीटर। द गैल्वेनोमीटर मेजर द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मेजर करता है, डिस्प्ले दैम इन द फॉर्म ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी, और डिस्प्ले करता है इन द फॉर्म ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी ऑन द रिजल्ट डिस्प्ले। द ओडी और ऑब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द कलर्ड। ओडी ऑप्टिकल डेंसिटी, ये एब्जॉर्बेंस, ओडी ऑप्टिकल डेंसिटी एंड एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो कलर्ड कंपाउंड सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है? अगर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ऑप्टिकल डेंसिटी एब्जॉर्बेंस ज़्यादा है। अगर कलर कंपाउंड के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है तो ओडी ऑप्टिकल डेंसिटी एब्जॉर्बेंस कम है, ठीक है। ये लाइट सोर्स है, यहाँ से फोटो क्रोमेटिक लाइट निकली है, ठीक है। ये लेंस है, उसके बाद फिल्टर पे पहुंची तो उसके बाद फिर ये देखो पॉलीक्रोमेटिक लाइट मतलब बहुत सारे रंगों की लाइट। फिर ये मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक ही कलर की लाइट इससे पहुंची, ठीक है। और फोटोसेल और आउटपुट, ये गैल्वेनोमीटर में जो भी गैल्वेनोमीटर की जो नीडल होती है वो ब्लिंक करेगी तो आपकी रीडिंग आ जाएगी, ठीक है। कलर सोल्यूशन येलो टू ग्रीन, सिलेक्टेड फिल्टर, येलो से ग्रीन कलर है अगर सॉल्यूशन का तो फिल्टर आपने वॉयलेट कलर का करना है, यूज करना है, और वेवलेंथ होगी 400 टू 435 नैनोमीटर। ये आप रीड कर सकते हैं। कंपोनेंट ऑफ कलरीमीटर, लाइट सोर्स, लेंथ सिस्टम विद एन अपर्चर। ये देखो लाइट सोर्स, लेंथ सिस्टम विद अपर्चर। अपर्चर का मतलब छेद है लेंथ सिस्टम में एक सेकेंड। मोनोक्रोमेटर और फिल्टर सिस्टम, सैंपल होल्डर, फोटो डिटेक्टर, गैल्वेनोमीटर, डिस्प्ले विंडो, पावर बटन, टेयर बटन टू सेट एज 0। एप्लीकेशन क्या है? मतलब ये चीजें यूज होती हैं कैलोरीमीटर में। एप्लीकेशन क्या है? कैलोरीमीटर आर वाइडली यूज इन बायोकेमिस्ट्री लैब फॉर मेजरिंग द कंसंट्रेशंस ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल। इट इज आल्सो यूज टू मॉनिटर माइक्रोबियल ग्रोथ इन लिक्विड कल्चर मीडिया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ लिक्विड कल्चर मीडिया में
ग्रोथ करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन वेरियस टेस्ट सच एज हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन एंड OFT इन द hematology laboratory. It is used for assessment of color in bird plumage. It is also used in food industry to monitor and measure the color of various food. खाने का क्या क्या रंग है, beverage का क्या रंग है, including sugar and vegetable product. Some models can measure the color used in fax machine. कुछ मॉडल यूज किए जाते हैं फैक्स मशीन में, कॉपी मशीन में और प्रिंटर्स में। कलरीमीटर, क्योंकि कलरफुल फोटोस्टेट भी तो निकालनी होती है ना। कलरीमीटर हैज़ मैनी यूजेस इन डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस लाइक टेस्टिंग वाटर क्वालिटी बाय स्क्रीनिंग केमिकल्स सच एज फ्लोराइड, जिंक, क्लोरीन, साइनाइड, आयरन, dissolved oxygen. It is used to determine the plant nutrient concentrations such as nitrate, ammonia, phosphorus in soil. प्लांट न्यूट्रिएंट जो होते हैं, प्लांट्स को न्यूट्रिशन देने के लिए जो भी केमिकल होते हैं जैसे नाइट्रेट्स, अमोनिया, फास्फोरस, ये सोइल में इनकी कितनी मात्रा है, कितना अमाउंट है, कम है या ज़्यादा है, तो उस हिसाब से वो मिट्टी को न्यूट्रिशन देंगे। तो उस कलरीमीटर से पता चलता है। मिट्टी ले जाते हैं कलरीमीटर में डालकर, मिट्टी का भी सोल्यूशन बनाकर कलरीमीटर में डाला जाता है, उससे डिजिटली रीडिंग आ जाती है। टू एनहांस द क्वालिटी दिस टेक्निक इज आल्सो यूज्ड इन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग। अब टेक्सटाइल मतलब कपड़ा उद्योग में कपड़ों को भी रंग किया जाता है, तो कि अच्छी क्वालिटी की टेक्निक का कपड़ा बने या कलर प्रिंट अच्छा हो या पेंटिंग अच्छी हो, है ना, तो इसके लिए इस मशीन का यूज़ किया जाता है। केयर एंड मेंटेनेंस बच्चों सेम है, केयर एंड मेंटेनेंस, ठीक है, आप लोग इसे पढ़ सकते हो। फिर भी मैं बता देती हूँ, वही मैन्युफैक्चर इंस्ट्रक्शन की गाइडलाइन आती है जो मशीन के अंदर होती है, उसे पढ़िए। और डू नॉट प्लेस कलरीमीटर को किसी हीटिंग जनरेटर के पास मत रखिए, वाइब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स के पास मत रखिए, ठीक है। कीप द क्यूवेट चैम्बर एम्प्टी प्लीज, उसके अंदर जो भी टेस्ट ट्यूब टाइप क्यूवेट होती है उसको खाली रखिए। क्लोज व्हेन नॉट इन यूज, मतलब जब यूज नहीं करे तो उसे खाली रखिए, नहीं कि उसके अंदर कोई सैंपल हो, आपने बंद कर दिया मशीन, नहीं, उसे खाली करके साफ करके रखना है और डोर को क्लोज रखना है। इसके जो भी लिड होता है उसको, सॉरी डोर बोल गई मैं, लिड को क्लोज रखना है। जेंटली वाइप एंड क्यूवेट फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर से क्यूवेट को बिल्कुल साफ रखें, अंदर से भी साफ रखें मशीन के अंदर डालने से पहले, ठीक है। प्लेस द मशीन ऑन फिल्मली सरफेस, अच्छे जगह पे मशीन को बिल्कुल स्मूथ सरफेस पे रखना है। जब काम हो जाए तो स्विच ऑफ कर दीजिए, ठीक है, और इसे ठंडा करके रूम टेम्परेचर पे रखिए, ठीक है, और क्यूवेट को और मशीन को साफ सुथरा रखिए। तो अब आप कर सकते हो, ऑलवेज सेट 0, हमेशा 0 पर सेट कीजिए। जब भी टेस्ट लेना है, आपने रीडिंग लेनी है, तो पहले इसे सेट कीजिए 0 पर, ठीक है। इसके बाद है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। Compound microscope. The term microscope has two words, micro and scope, where the term micro means tiny, scope means to view or to observe. Therefore, a microscope can be defined as an instrument to observe small particles that are not visible to the naked eye. माइक्रोस्कोप का सबको पता है, जो नेक्ड आई से दिखाई नहीं देता वो माइक्रोस्कोप में दिखाई देता है। मतलब टू मच स्मॉल पार्टिकल, बहुत ही छोटा पार्टिकल है जैसे दिखाई नहीं देता, उस माइक्रोस्कोप में रखकर दिखाई देता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज 2 लेंस सिस्टम, 2 लेंस होते हैं टू मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट इमेज, ऑब्जेक्ट की इमेज को मैग्नीफाई करने के लिए, मैग्नीफाई मतलब बड़ा करके दिखाने के लिए। ऑब्जेक्टिव लेंस नियर द प्लेस्ड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव लेंस को कहाँ ले जाएंगे, जहाँ जो ऑब्जेक्ट आपने देखना है उसके पास ले जाएंगे। और आई पीसेस लेंस, और आंख के पास जहाँ आप आंख रखेंगे, यहाँ पे आपने आईज को लाना है, यहाँ पे एक लेंस होता है और एक यहाँ पे लेंस होता है, दोनों जगह पे लेंस है। यहाँ पे आपने स्लाइड पे जो भी आपको चेक करना है स्लाइड पे रखकर आपको दिखाना है, तो यहाँ एक लेंस है और यहाँ एक लेंस है, ये आंख के पास रहेगा और ये ऑब्जेक्ट के पास रहेगा, राइट। दे आर अवेलेबल एज अ मोनोन्यूक्लियर विद 1 ओक्यूलर लेंस, 2 लेंस वाला है। अब एक लेंस वाला मोनोन्यूक्लियर लेंस भी अवेलेबल है, लेंस वाला माइक्रोस्कोप भी अवेलेबल है, ठीक है। और बाइनोक्यूलर 2 लेंस वाला भी अवेलेबल है। दिस माइक्रोस्कोप इज आल्सो नोन एज अ ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। इट इज जनरली यूज फॉर डिटेलिंग सेलुलर कंटेंट एंड मॉर्फोलॉजी। मतलब इतना छोटा जो सॉरी दिख नहीं रहा है आपको नेक्ड आई से, वो
माइक्रोस्कोप की सहायता से आप देख लेते हैं। और उसकी सेल में कितने कंटेंट्स हैं, न्यूक्लियस है और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, सब दिखते हैं। और मॉर्फोलॉजी क्या है उसकी, उसका आकार कैसा है, वो गोल है, लंबा है, छड़ रूपी है, रोड शेप है, स्फेरिकल है, सब पता चलता है। फिर है वर्किंग प्रिंसिपल, इट इज बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के कॉम्बिनेशन से काम करता है दैट इंक्रीज द मैग्नीफाइंग कैपेसिटी, मतलब चीज को बड़ा करके मैग्नीफाई करके दिखाता है। कैपेसिटी है रिजोल्व पावर। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द स्टेज, a beam of visible light from the light source is focused by a condenser lens onto the object। यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट रखना है और एक लाइट पास होती है अंदर ही, ठीक है। ये देखो शीशा लगा हुआ है, ये मिरर है, ये आप सन की तरफ करेंगे, यहाँ से नीचे से लाइट पास होगी तो आपको वो क्लियरली ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। द ऑब्जेक्ट लेंस रिसीव द ट्रांसमिटेड लाइट। ऑब्जेक्ट लेंस जो होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस आपका ये वाला लेंस जो ऑब्जेक्ट के पास है, वो इस लाइट को, यहाँ से गुजरने वाली लाइट को रिसीव करेगा और ट्रांसमिट करेगा स्पेसिमेन को, जो भी ऑब्जेक्ट है उसे ट्रांसमिट करेगा और मैग्नीफाई, उसे बड़ा कर देगा ऑब्जेक्ट की इमेज को। दिस इमेज इज अगेन मैग्नीफाइड बाय द ओकुलर लेंस आईपीस। अब इस जो भी इमेज आई है इसे और बड़ा कर दिया जाता है आई लेंस के थ्रू, ठीक है, जो आंख के पास लेंस होता है। दिस इमेज इज अगेन मैग्नीफाइड बाय द ओकुलर लेंस और आईपीस। द मैग्निफिकेशन रेंज क्या है सिंपल माइक्रोस्कोप्स की, 100 to 1500 x, ठीक है। टोटल मैग्निफिकेशन पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस मल्टीप्लाई पावर ऑफ ओकुलर लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस जो ऑब्जेक्ट के पास में है और आईपीएस वाला ओकुलर लेंस जो आंख के पास है। कंपोनेंट ऑफ माइक्रोस्कोप आईपीएस 10x टू मल्टीप्लाई x, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस 4x, 10x, 40x, 100x इस रेंज तक के आते हैं। कंडेंसर, आयरिस डायफ्राम, मैकेनिकल स्टेज, बेस और फुट आर्म, फाइन एंड कोर्स एडजस्टमेंट नॉब, लाइट सोर्स, नोज पीस, अपर्चर, तो ये सब एक माइक्रोस्कोप में प्रेजेंट होता है। एप्लीकेशन क्या, इट इज यूज इन लैबोरेटरीज टू एग्जामिन मॉर्फोलॉजिकल डिटेल और वेरियस सेल लाइक ब्लड सेल, माइक्रोबियल सेल, यूरिन सेडिमेंट, पैरासाइट्स एंड प्लांट सेल। इन सभी सेल्स की क्या मॉर्फोलॉजी है, इसमें क्या क्या कंटेंट्स हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, वो लेबोरेटरी में जांच की जाती है माइक्रोस्कोप के थ्रू। इट इज यूज फॉर नोइंग द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मिनरल्स एंड मेटल्स इन वेरियस सैंपल में मेटल या मिनरल्स प्रेजेंट हैं या नहीं। इन फोरेंसिक लेबोरेटरी इट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ ह्यूमन फिंगरप्रिंट। ये यूज किया जाता है ह्यूमन फिंगरप्रिंट के डिटेक्शन के लिए। केयर मेंटेनेंस, प्लेस द माइक्रोस्कोप ऑन अ फिल्म बेंच सो दैट इट डज नॉट वाइब्रेट। माइक्रोस्कोप को ऐसे बेंच पे रखिए कि वहाँ पे वाइब्रेशन ना हो। इसके पास कोई भी हीटिंग जनरेशन या वाइब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं रखना है। डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, मॉइस्चर में नहीं रखना है, डस्ट फ्री रखना है, डस्ट के पास नहीं रखना है, ठीक है। स्पेसिमेन जो भी आपने ऑब्जेक्ट देखना है वो शुड बी ड्राई होना चाहिए बिफोर प्लेसिंग ऑन द स्टेज। उस जगह पर रखने से पहले, माइक्रोस्कोप में फिट करने से पहले वो ड्राई होना चाहिए, गीला स्लाइड नहीं रखना है। ऑलवेज स्टार्ट द एग्जामिनेशन विद 10x ऑब्जेक्टिव। हमेशा ऑब्जेक्टिव लेंस 10 मल्टीप्लाई होना चाहिए जब तब आपने स्टार्ट करना है। और फिर आपने मूव टू हाई पावर और हाई पावर की तरफ जाना है। ऑयल इमर्जेंस ऑब्जेक्टिव लेंस, द आइडियल डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्ट जहां रखा है, जहां जिसकी आपने जांच करनी है वो आपने जहां रखा है, और लेंस के बीच डिस्टेंस, इनकी डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट और उसके लेंस की डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 16 मिलीमीटर फॉर 10x, 4 मिलीमीटर फॉर 40x। अगर आप 10x का लेंस लगाते हैं तो 16 मिलीमीटर होना चाहिए उनका डिफरेंस। 40x का अगर आप लेंस लगाते हैं तो 4 मिलीमीटर, और 100x का लेंस लगाते हैं तो 2 मिलीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए। ऑलवेज यूज इमर्जन ऑयल और पैराफिन ऑयल फॉर एग्जामिनेशन अंडर द 100 मल्टीप्लाई ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑलवेज लिफ्ट एंड कैरी द माइक्रोस्कोप विद वेल स्पोर्ट हैंड। अच्छे से हाथ से सपोर्ट देके ही आपको माइक्रोस्कोप को उठाना है, कैरी करना है। लेंस को क्लियर करना है लिटिल अमाउंट ऑफ जाइलन या सॉफ्ट कॉटन क्लोथ से, ठीक है। कभी भी ये वाटर या अल्कोहल का यूज नहीं करना है। एट द एंड ऑफ द डे वाइप ऑफ ऑल लेंस, सारे लेंस को साफ करना है और कवर करना है, प्रोटेक्टिव कवर से लेंस को कवर करना है, ठीक है। तो बच्चों ये जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं, पेज नंबर मैंने लिख दिए हैं, तो ये क्वेश्चन आंसर आपने इस बुक से आपने करने हैं। तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है। थैंक यू सो मच।